हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट सी टेट ज्योग्राफी में जा करके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके सी टेट जूनियर का जो पेपर होता है, जिसमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखो, पृथ्वी के परिमंडल का मतलब क्या है। परिमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी किन किन चीज़ों से घिरी हुई है। पृथ्वी पे आपने देखा होगा कि पृथ्वी के ऊपर की तरफ आपको एक अदृश्य चीज़ दिखाई देती है, जिसको हम वायु कहते हैं, जिसको आप केवल फील कर सकते हो। ठीक है, तो वो जहाँ जिस भी मंडल में वायु रहती है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर मैक्सिमम जो पृथ्वी का भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो इस भाग को हम कहते हैं जलमंडल। ठीक है, और जिस पर पेड़ पौधे और हम लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं भूमंडल। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो तीन मंडलों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा होगा, देखो यहाँ पे पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो वायु को, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और भी अन्य गैसें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर है, देखो, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल जो है सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ में, जल में और जलवाष्प, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, तो उसे हम जीव मंडल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो यहाँ पर ग्रीक भाषा में जो लिथोस होता है, लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, और एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, तो बायोस का अर्थ होता है यहाँ पे जीवन। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट शब्द हैं और इससे भी सीटेट प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं भूमंडल की तरफ। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले भूमंडल को हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, भूमंडल क्या होता है। पृथ्वी के ठोस भाग को हम कहते हैं भूमंडल। जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। आपने देखा होगा कि जो आपका आप जिस पर रहते हो, जिस पर चलते हो या जिस पर खेती करते हो, तो उसका जो ऊपरी भाग होता है वो मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे तो चट्टानों के रूप में भी पाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में जो है जीवों के प्रजनन के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो हमारी, जैसे ये पृथ्वी है मान लो, तो ये पृथ्वी पे होता क्या है, पृथ्वी पे आपने देखा होगा कि कुछ भाग तो इसका जो है जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम महाद्वीप बना लें इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम महाद्वीप बना लेते हैं, तो आपने देखा होगा इसका जो, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने जो बनाया है ये वाला, ये तो इसका है आपका स्थलीय भाग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और बाकी जो खाली भाग बचता है, ये वाला भाग जो बचा, इस सारे भाग में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। तो ये जल वाला भाग होता है, उसको हम कहते हैं महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो विश्व के जितने भी महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे चलिए, अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो हमने क्या किया है, जो समुद्र का जल का तल होता है वो सभी जगह समान होता है, लेकिन कभी कभी क्या, कहीं कहीं क्या होता है, जो स्थल की ऊंचाई होने के कारण, तो हम क्या करते हैं, स्थल की कभी भी ऊंचाई नापते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, और ये जो है हमें इसकी ऊंचाई नापनी है।
तो हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा जो जल का जो तल है, हमने उस तल को हमने जीरो मान लिया, इसको हमने जीरो मान लिया। अब इस जीरो से हम जितने भी ऊपर इतनी ऊंचाई का ये आपका स्थल होगा, इस तल से हम नापते हैं। तो इस तल से जब हम इसको नापते हैं, तो इसको हम जो है आपके मीटर में या फिर आप कह लो फुट में, तो इस तरीके की दूरी में हम इसको नाप लेते हैं। ठीक है, तो जिस तल से इसको नापा जाता है उसको हम शून्य मान लेते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखो आपको फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हम्म, इस फिगर में देखो आपको यहाँ पर 7 महाद्वीप दिख रहे होंगे। तो ये वाला जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, इस ये होता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप है ये। एशिया के बगल में ही ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, और इधर देखोगे नीचे की तरफ यूरोप के, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा। और इसके इधर की तरफ जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी, महाद्वीप कितने हो जाएंगे, 7 महाद्वीप हो जाएंगे। और एक महाद्वीप आपका नीचे बचा, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से 7 महाद्वीप हो गए। अब आप यहाँ पर देखो इस फिगर में जो भी महाद्वीप का एरिया यहाँ पे दिखा है, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, ये तो होते हैं हमारे स्थलीय भाग। स्थलीय भाग। इसके अलावा आपको जितना भी ब्लू से दिख रहा है वो हमारा जलीय भाग है, जिसको हम महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, महासागर कहते हैं। और स्थलीय भाग को हम महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है ये बताओ। महाद्वीपों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 महाद्वीप हमारे टोटल होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, महाद्वीपों की संख्या ध्यान रखनी है, और कौन कौन से महाद्वीप का नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो अगला, हम बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी अधिक हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ठीक है, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की तुमको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम महाद्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। मैंने आपको फिगर में ही दिखाई दिया था। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और आपको मैं दिखा भी दूं फिगर में, देखो बड़ा भी दिख रहा होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला महाद्वीप जो है आपका थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, ये जो है महाद्वीप दिख रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं एशिया महाद्वीप। और जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, वो भी हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। और एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये क्या है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है, इसी ध्यान रखनी है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से समीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं, क्योंकि ये यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बनता है। अब मैं आपको चलिए फिगर में दिखा दे रहा हूँ कि जुराल पर्वत कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ तो देखो यहाँ पर देखो, ये आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये आपका है एशिया, ये वाला जो भाग है ये एशिया का भाग है, ठीक है, एशिया का भाग है। और ये जो एशिया को जो यूरोप से अलग कर रहा है, देखो यहाँ से जो है एशिया इस वाले एरिया से यूरोप से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है जिसको हम कह देते हैं यूराल पर्वत। क्या कह देते हैं इसको हम? यूराल पर्वत कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एशिया और यूरोप के बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसको हम यूराल पर्वत कहते हैं, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और यूरोप और एशिया के जो कुछ भाग मिलके क्या बनाता है? यूरेशिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया के भाग को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा यूरेशिया बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यूरोप एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो एशिया से आपकी किस दिशा में? पश्चिम दिशा में स्थित है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर थे, आपको मैंने समझा ही दिया कि एशिया पश्चिम के यूराल पर्वत पे है जो इसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका। अब यहाँ पर देखो, यूरोप के बारे में बात करेंगे। यूरोप मैंने बताया था कि एशिया के पश्चिम में पड़ता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ये भी बता चुका हूँ। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अब देखो आर्कटिक वृत्त आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था, अक्षांश और देशांतर मैंने पढ़ाया है, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आप उसको एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा ना तो आपको पूरी इस ज्योग्राफी में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। अब आर्कटिक वृत्त क्या होता है? आर्कटिक वृत्त जो है यहाँ से गुजरता है, लगभग 66.5 डिग्री से होकर गुजरता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से होकर गुजरने वाले वृत्त को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यह तीन तरफ से जल से घिरा है। यूरोप जो है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब चलिए मैं आपको यूरोप को दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये यूरोप महाद्वीप है, एशिया के पश्चिम में पड़ता है। तो अभी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? ये जो है एशिया से छोटा महाद्वीप है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा यूरोप जो है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। देखो इस ओर भी क्या है? वाटर है। इस ओर भी क्या है? वाटर है। और नीचे देखो भूमध्य सागर पड़ता है, यहाँ पे भी क्या है? वाटर है। तो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यूरोप जो है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे एक, जैसे आपको पता होगा, आपने जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि भारत पर जो सबसे पहले अंग्रेज आए थे तो कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। तो पुर्तगाल जो कंट्री है वो यहीं पे पड़ती है। तो ये पुर्तगाल कैसे आए थे? वो यहाँ से इस रास्ते से नाव चलाते हुए इस तरीके से ये अफ्रीका महाद्वीप आपको पड़ रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे इस तरीके से चलते हुए, ऐसे घूमते हुए यहाँ से वो जो सबसे पहला वो था वास्को डिगामा, कहाँ पहुंचा था? कलिकट तट पे पहुंचा। इस तरीके से, मतलब यहाँ से घूमते हुए वो आया और इस तरीके से घूमते हुए कहाँ पहुंच गया? भारत के कलिकट तट पे पहुंच गया। तो ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। तो ये तो एक अलग बात है, वो अब मैं आपको इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारा समझा दूंगा। तो आपको यहाँ से यूरोप महाद्वीप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका आपने देखा होगा, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एक चीज ध्यान रखना कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो क्या हो गया? एशिया हो गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, ये चीज ध्यान रखना। और विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। तो ये चीज ध्यान रखना। प्रश्न ये आपका ये बन सकता है कि जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है वो किस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मैंने बताया ही था कि अगर ये पृथ्वी है, इसको अगर विषुवत रेखा बीच में से काट दे तो ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, निचली भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो चित्र 5.1 को देखिए तो आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं होकर के
गुजरती हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा का रेगिस्तान भी कहाँ पाया जाता है, आपका अफ्रीका में पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी जो है, कौन सी नदी है, नील नदी, वो कहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका का मानचित्र देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है पता लगाइए। तो आप चलिए, मैं चलने चलता हूँ। आप तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा अफ्रीका का मैप। और अफ्रीका के मैप में हम ये देखेंगे, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो है आपका एशिया के बाद, इसके बाद एशिया के बाद दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो देखो इसके नीचे भी क्या है, वाटर है, इधर भी क्या है, वाटर है, इधर भी क्या है, वाटर है, और इसके ऊपर भी देखो भूमध्य सागर पड़ता है, तो ये यहाँ भी क्या है, वाटर है। तो ये चारों तरफ से अ, जो है ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखो सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी कहाँ पड़ता है, आपका अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि आपकी जो नील नदी जो होती है, नील नदी विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, वो भी कहाँ से गुजरती है, वो भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, वो तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो देखो ये हमारी कर्क रेखा है, ये जो यहाँ देख रहे हो ना, ये नाम लिखा है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इस तरीके से गुजर रही है। देखो विषुवत रेखा, देखो विषुवत रेखा भी यहाँ से होकर गुजर रही है, और आपकी मकर रेखा भी यहाँ से गुजर रही है। अब आप ये देखो कि विषुवत रेखा का ऊपरी भाग जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, निचला भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि उत्तरी गोलार्ध में जो भाग है अफ्रीका का वो जो बड़ा है, या जो नीचे जो भाग है वो ज्यादा बड़ा है। तो आप ये देखोगे जो ऊपरी भाग है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका का मैक्सिमम जो भाग है वो कहाँ पर है, आपके उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ जाते हैं अगले महाद्वीप जो है कि हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है। अगले महाद्वीप की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब अगला महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे हमारा आ गया उत्तरी अमेरिका। तीसरा बड़ा महाद्वीप हो गया। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको हम पनामा संधि कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पनामा जल संधि, पनामा जल संधि किस किस के बीच में, सॉरी पनामा स्थल संधि किस किस के बीच में है। पनामा स्थल संधि जो है आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ठीक है। क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक सक्रिय स्थल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो सक्रिय स्थल से जो जो भी दो महाद्वीप जुड़े होते हैं वहां पे उसको हम कहते हैं स्थल संधि, क्योंकि दो स्थल जब आपस में जुड़ते हैं तो हम उसको कहते हैं स्थल संधि। ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो उत्तरी अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो पनामा स्थल संधि किस किस के बीच में है, तो आप बता दोगे कि आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, फिगर में ये आपकी स्थल संधि यहाँ पे देखो, उत्तरी अमेरिका ये रहा और दक्षिणी अमेरिका ये रहा। यहाँ पर ये बहुत ही सक्रिय भाग से जुड़े हुए हैं। जो सक्रिय भाग से जोड़ने वाली जो भी स्थल होता है उसको हम स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि है क्या, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो, आप आपको दिख रहा होगा क्लियर। यहाँ पे देखो जल संधि के बारे में बात करें तो पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। ठीक है। भारत और श्रीलंका की जल संधि है, तो आपको क्या करना है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है इसका नाम नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है। बाकी तो मैं इसके भारत के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा ही दूंगा। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो आपको सामने फिगर में दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये दक्षिणी अमेरिका से एक छोटी सी जल संधि यहाँ पर है, सॉरी छोटी सी स्थल संधि है जिसको हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर है क्या कि ये
चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल है और आपका इधर भी जल है, इधर भी जल है और ऊपर भी जल है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह भी बताया गया था कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी देशांतरी में है, ठीक है। तो ये पश्चिम की तरफ पड़ता है और ऊपर की तरफ पड़ने के कारण इसको हम उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं। अब यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर जो है आपका रॉकी पर्वत श्रेणी जो है आपकी उत्तरी अमेरिका में, इसके पश्चिम की ओर देखोगे तो पश्चिम की ओर एक तरीके से बिछी हुई है, इसको हम कहते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है, रॉकी पर्वतमाला इसको कहते हैं। और अगर अपलेशियन पर्वत की बात करें तो अपलेशियन पर्वत भी आपका कहाँ पाया जाता है, आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका की। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। अब यहाँ पे देखो, अगर महासागर की बात करें तो इसके इधर की तरफ कौन सा महासागर पड़ता है, इसके पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पड़ता है प्रशांत महासागर। इसके अगर हम देखें पूरब की तरफ पड़ता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है, ये चीज ध्यान रखना, कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। अब हम आ जाते हैं अपने दक्षिणी अमेरिका। तो अब यहाँ पर देखो दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका इसको इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली जो इसका भाग है उसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन से दो सागर स्थित हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एंडीज पर्वत श्रेणी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप पे, और इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है। तो मैंने बताया था आपके जो पश्चिम में है वो प्रशांत महासागर है, पूरब में इसका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, अमेजन नदी बहती है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील नदी। लंबी नदी लंबाई के उसमें देखें तो वो आपकी है साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिणी अफ्रीका में। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो है अमेजन, वो आपकी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज आपकी हो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेता हूँ, फिर आपको मैं लेके चलता हूँ मैप पे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास संभव नहीं है। बहुत से शोध केंद्र यहाँ स्थापित किए गए हैं और भारत का जो शोध केंद्र का नाम है वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखना। भारत के दो शोध संस्थान आपके अंटार्कटिका पर हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मैप की तरफ। तो आपको देखो सामने दिख रहा होगा आपका, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर जो देख रहे हो देखो एंडीज पर्वतमाला, कितनी बड़ी पर्वतमाला, यहाँ से लेकर के मतलब इसका जो पश्चिमी भाग, पूरा जो पश्चिमी भाग है वो एंडीज पर्वतमाला से घिरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी, भी यहीं बहती है। इसके अलावा देखेंगे आप तो इसके पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर, ठीक है, और इसके आपके पूरब में जो पड़ता है वो अटलांटिक महासागर यहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। ये जो है कंट्री भी है और ये महाद्वीप भी है, तो इसको हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर पाई जाती है। इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में जो है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपकी कहाँ मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो भाग है ना वो आपका कह सकते हैं मरुस्थलीय भाग है मैक्सिमम। तो ये देखो ये चारों तरफ से, उधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें महासागर कौन कौन से पड़ते हैं, तो इसके इधर जो पड़ता है
वो प्रशांत महासागर पड़ता है, और इसके पश्चिम की ओर जो पड़ता है वो हिंद महासागर पड़ता है। अब हम बात कर लें अंटार्कटिका की। तो देखो मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा जिससे कि आपको प्रॉपर दिख सके अंटार्कटिका। तो ये देखो, ये हमारा यहाँ पर जो फैला हुआ है ना, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो फैला हुआ है ये वाला, ये जो फैला हुआ है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका जो रीजन है ये हमेशा, ये उत्तरी ध्रुव की, सॉरी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होने के कारण ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इसको हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। सफेद महाद्वीप मतलब क्योंकि ये जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे जो है मैक्सिमम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर देशों के कुछ शोध संस्थान यहाँ पर लोगों ने डाले हैं। और भारत के जो दो शोध संस्थान है यहाँ पर, मैत्री मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे दो भारत के शोध संस्थान यहाँ पर डले हुए हैं। ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो, जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जलमंडल। जलमंडल में क्या है, हम पृथ्वी के कितने भाग पर जल है और वो किस तरीके से फैला हुआ है, ये वो किस अवस्था में है, बर्फ की अवस्था में कितना है, पानी पीने लायक कितना है, और कितना जो है पानी आपका द्रव अवस्था में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जलमंडल के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो 71% भाग है वो आपका जल से घिरा हुआ है, और 29% भाग पर क्या है, यहाँ पर आपका स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प भी सभी इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जलमंडल में क्या क्या आ जाता है, महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, ये सभी जो है आपके किस में आते हैं, जलमंडल में आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 97.2% भाग जो है ये महासागर में है। इसका तो हमारा कोई यूज है नहीं, ये तो यूजलेस हो गया। ठीक है। इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हम हो सकता है मे बी थोड़ी सी लाइट प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर जो है इसमें जो अंदर जा करके ऑयल वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी जो हम पीने के लायक तो पानी यहाँ पर इतना है नहीं। ठीक है। तो वह इतना खारा होता है कि, देखो ये इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ये मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों पर एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवर जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी महसूस होती है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो जो है आपका या तो बर्फ के रूप में पाया जाएगा, या फिर आपके खारे जल के रूप में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महासागरों की। ठीक है। महासागरों की बात करते हैं। महासागर जो होते हैं जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब देखो महासागर तो किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, मैं आपको बताऊंगा। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। ये जो जल होता है वो गतिशील होता है, कभी ठहरा हुआ जल नहीं होगा। तरंगे, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। तो कैसे वो गति करेगा, तरंग के माध्यम से गति करता है, इस तरीके से तरंग बनाकर गति करेगा। ज्वार भाटा कभी कभी आता है कि कभी कभी जलदू इतना ऊंचा उठ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, फिर ऊपर ऊंचा उठता है, नीचे होता है, इस तरीके से भी गति करता है। ठीक है। और महासागरीय धाराएं, कुछ महासागरीय धाराएं भी होती हैं जो कि जल को गति प्रदान करती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। अब देखो, ये जो बड़े से छोटे आकार के आधार पर हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड भी है पैसा, इसको ध्यान रख लीजिए, PAISA, पैसा। पी से क्या है, पी से प्रशांत महासागर, ए से आपका अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन मतलब हिंद महासागर, एस से साउथ, साउथ मतलब दक्षिण महासागर, और ए से हो गया आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं जिनका क्रम बड़े से छोटे के अनुसार है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। पैसा को आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है। और पैसे भी, पैसा तो सभी को ध्यान रहता है। अब यहाँ पर देखो, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर जो है लगभग किस आकार का, वृत्ताकार आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अभी मैं आपको बताऊंगा। चित्र 5.1 को देखिए। महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का
पता लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लेके चलता हूँ आपको फिगर की तरफ, जो मैंने हमने ऊपर की तरफ देखा था। तो देखो ये आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, और थोड़ा सा छोटा मैं और कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर सही तरीके से दिख जाए। ठीक है, अब आपको आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको पांचों महासागर बता देता हूँ। देखो ये है आपका प्रशांत महासागर, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे आ गया और कुछ हिस्सा आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखो ये दिख रहा है आपको, कुछ हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हम एक्चुअली में पृथ्वी हमारी गोल है ना, तो गोल को हम क्या कर सकते हैं, हम अगर फ्रंट से देखेंगे तो पूरा नहीं दिखेगा। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला भाग और प्रशांत महासागर का ये वाला भाग, एक्चुअली जब इसको मोड़ के जब ये जाकर के ना यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। अगर आप इसको गोल तरीके से जोड़ोगे तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। हमने क्या किया है, इसका मैप बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रशांत महासागर इस तरफ आ गया है और थोड़ा सा प्रशांत महासागर इस तरफ है। जैसे आपका जो गोल मैप है उसको आप फाड़ लो, फाड़ करके रेक्टेंगल फॉर्म में लेके आओगे तो थोड़ा सा प्रशांत महासागर इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो यह प्रशांत महासागर हो गया पहला, सबसे बड़ा। दूसरा जो होता है वो आपका अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर। तीसरा जो है आपका हिंद महासागर, देखो ये दिख रहा है। ठीक है, चौथा है जो आपका दक्षिण महासागर है, ये देखो। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ है ये। और आर्कटिक महासागर आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, देखो ये। ठीक है, तो ये 5 महासागर मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी किसके बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में मैं बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्रशांत महासागर जो है इसके चारों ओर कौन कौन सी आपके महाद्वीप मिलेंगे। तो प्रशांत महासागर के इधर देखो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर देखो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों से घिरा हुआ, सॉरी 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो मेरियाना गर्त, जिसको मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच जो है वो भी आपकी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 11,022 मीटर। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नीचे टॉपिक। देखो यहाँ पे दूसरा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का होता है। इसके किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, ये मैं आपको दिखा दूंगा ले जाकर के फिगर में। तथा पूर्वी किनारे पर आपका यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब अनियमित है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये बहुत सारे दांत टाइप के निकले हुए हैं, ये देखो लिख लिया दांत टाइप के, ये वाले दांत टाइप के जो निकले हुए हैं इसको हम कहते हैं दंतुरित। ठीक है, ये वाला ये दांत, इसको हम दांत टाइप का निकला हुआ है तो इसलिए हमने इसको कह दिया दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्चर्य एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो यहाँ पर देखो, इसका दंतुरित होने के कारण यहाँ पर जो है आपके बंदरगाह और जो पोताश्रय होते हैं जहाजों को रोकने के लिए, यहाँ पर रोकना बहुत आसान होता है। और यहाँ पर जो है व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे माना जाता है ये वाला ये तट एरिया, क्योंकि यहाँ पर हम बंदरगाह बनाने की स्थिति यहाँ पे आपको आराम से मिल जाती है। तो ये जो है आपका दंतुरित तटरेखा होने के कारण ये जो है यहाँ पर सबसे व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर जो माना जाता है वो आपका अटलांटिक महासागर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे बंदरगाह वगैरह आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि इसकी जो तटरेखा है वो दंतुरित है। ठीक है, कुछ बंदरगाह यहाँ पे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली यहाँ पर ला करके जहाज रोक देते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा देखो, ये तो मैंने बता दिया व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अब बात करें अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का आकार हो गया एस आकार का, और जो हमारा हिंद महासागर है वो एक लगभग त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसको मैं आपको मैप पर दिखा दूंगा। बात कर ले हम दक्षिणी महासागर की। दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है।
तो ये जो है अंटार्कटिका महासागर उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा आपके फिगर में, ठीक है। लास्ट बचा है आर्कटिक महासागर, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, उत्तर ध्रुव में फैला हुआ है, मैं दिखाऊंगा। यह प्रशांत महासागर से छिछले वाले जल का एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखो बेरिंग जल संधि जो है वो किस किस में है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अलग करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको बाकायदा फिगर्स के माध्यम से। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको फिगर की तरफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने प्रशांत महासागर की बात कर ली थी, अब अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। अटलांटिक महासागर की बात, तो अटलांटिक महासागर आप देख रहे होगे इस तरीके का आकार का फैला हुआ है। देखो ये यहाँ से इस तरीके से फैला हुआ है, इस तरीके से, तो ये ऐसा आकार का फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके पश्चिम में दो कंट्री हैं, दो महाद्वीप हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके पूरब में आपको यूरोप मिलेगा और आपको अफ्रीका मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, हमने बात कर ली अटलांटिक महासागर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी हिंद महासागर। हिंद महासागर देखो ये आपको दिख रहा होगा। हिंद महासागर जो है इसका आकार मैंने आपको कैसा बताया था, त्रिभुजाकार आकार बताया था। कैसा आकार बताया था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखो इस तरीके से ये और इस तरीके से ये और ये ऐसे फैला हुआ है, तो इसको हम त्रिभुजाकार कहते हैं आकार, ठीक है। अब ये किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो आप देखो इसके अगर पूरब में बात करोगे तो ये हिंद महासागर है। इसके सॉरी इसके उत्तर में क्या पड़ता है? एशिया पड़ता है। पूरब में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, पश्चिम में अफ्रीका पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका जो नाम है वो किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वो है हमारे प्यारा भारत, ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी महासागर की। दक्षिणी महासागर जो है आपका वो जो है नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण की तरफ जो है 60 डिग्री तक, लगभग 60 डिग्री तक ये दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री तक यह जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है हमारा आर्कटिक महासागर। ये हमारा है आर्कटिक महासागर, देखो ये हमारा हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो है यहाँ पर, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से को थोड़ा सा अलग करता है। देखो यहाँ पर आपकी जल संधि होगी, इसमें दिखाई नहीं गई है, इसमें इस वाले फिगर में आपको दिखाई नहीं गई है, बेरिंग जल संधि है। ये कहाँ पड़ती है? देखो आर्कटिक महासागर आपका इस साइड तक फैला हुआ है, यहाँ तक, यहाँ से गया है तो यहाँ तक फैला हुआ है, इस साइड तक फैला हुआ है, ठीक है। इस साइड तक यहाँ पर फैला हुआ है। अब इसको जब आप जोड़ोगे, पीछे से जोड़ते हुए लाओगे, इसके पीछे वाला मैप देखोगे तो ये प्रशांत महासागर और यहाँ पे अटलांटिक महासागर दोनों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है वायुमंडल। तो यहाँ पे देखो अब हम बात करेंगे अपने वायुमंडल के बारे में, ठीक है। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग होता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे लोग हम सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जिसकी हम बात करेंगे। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को, उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर हम 5 परतों में बांट सकते हैं। 5 परतें कौन कौन सी हैं? देखो स्टार्टिंग से है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पे आपको मैं फिगर में दिखा दे रहा हूँ, ये देखो यह फिगर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली परत पड़ती है वो है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर पड़ता है आपका समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आपका आयन मंडल और फिर है आपका बहिर्मंडल। तो ये जो है आपकी 5 परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो वायुमंडल है वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा जो है 1% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी
गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है, क्योंकि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री स्थल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी रहने के कारण सांस लेने में कठिनाई आती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही बना के पूछ लेगा कि ऊंचाई पर जाने के लिए हमें सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर जो हवा का जो घनत्व होता है वो आपका कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जब हवा का घनत्व कम होगा तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी क्या होता है? तापमान भी आपका घटता जाता है। तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना कि वायु जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। इसके अलावा जो है पहाड़ों पर आप जाओगे तो पहाड़ों पर आपका हवा का जो प्रेशर लगेगा आपके ऊपर कम लगेगा, तो आपके जो अंदर ब्लड का प्रेशर होगा वो ज़्यादा लगेगा, तो आपका वहाँ पे बीपी हाई हो जाता है और आपको जो है सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें जीव मंडल। जीव मंडल में क्या होता है? जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग होता है जिसमें हम लोग रहते हैं। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पेड़ों को काटोगे, ठीक है, वनों को काटोगे, तो होगा क्या? जो ढलान वाले भाग पे मिट्टी होती है तो वो क्या होती है? पानी के बहाव में कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि जो जड़ें अगर आप उसकी निकाल दोगे तो जो मिट्टी है वो मजबूत नहीं रह पाएगी, तो वो कट जाएगी। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होने लगता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उद्योगीय उद्योग तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसको हम भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भूमंडलीय तापन क्या होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है ना वो CO2 है। क्योंकि CO2 करती क्या है? CO2 जब निकलती है तो हमारे वायुमंडल में एक तरीके से आवरण बना लेती है ऊपर की तरफ, और जैसे भी ऐसे हमारी सनलाइट आई पृथ्वी के ऊपर टकराई, टकराने के बाद जब वो ऊपर जाती है तो वो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। वो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब जब कर लेगी तो हमारी जो पृथ्वी का तापमान होता है वो बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम सीमित तरीके से उपयोग करें, अधिक मात्रा में जो है पेड़ों को ना काटें, अधिक मात्रा में पौधों को लगाएं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? मैंने आपको बताया है वो है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस सबसे अधिक होती है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? तो आपको बताइए स्थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का एक नाम बताइए। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया तो वह है हिंद महासागर। स्थल, जल तथा हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए आवश्यक है वो है जीवमंडल। यूरोप
एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी, आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।